हेलो डियर स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NMMS का सेट का साइंस वाले चैप्टर से दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, बल और दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर। इसके बारे में पूरा आज इस वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है। इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लाएंगे, वैसा प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे बल, बल का प्रभाव, बल का प्रकार और प्रणोद तथा दाब, तरल के दाब और वायुमंडलीय दाब। ये 6 टॉपिक जो है यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, 6 टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ के पूछे जाएंगे। तो पूरे चैप्टर में आप बने रहें और लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, और उसका जवाब आपको क्या करना है, देना है आखिरी में, ठीक है। जो बच्चे जवाब देंगे अगले वीडियो में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा, यानी कि अगले वीडियो में बोला जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ओके। पहला टॉपिक है बल। बल क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है, बल है क्या, यानी कि फोर्स। बल क्या है? अगर हम बात करें कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु को हम अगर धक्का देते हैं, धकेलते हैं, तो उसमें भी बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु को हम लोग खींचते हैं तो उसमें भी बल कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि बल एक धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन ला सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आपको समझना है कि बल के बारे में न्यूटन साहब ने दिया, इसीलिए उनके नाम के अनुसार इनका मात्रक जो है रख दिया गया। बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल में एक दिशा होता है, ठीक है, इसलिए ये सदिश राशि है। तो जो जो येलो कलर में आपका पॉइंटेड होगा उसको जरूर आप उसको नोट्स करिएगा, है ना। और एक काम और करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ये छोटा छोटा है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो आप कॉपी कलम लेकर के आप क्या करिए, इसको नोट करते चलिए, देखते चलिए और नोट करते चलिए मेन पॉइंट को, ठीक है। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और ये जो है एक सदिश राशि है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। बल का जो CGS मात्रक होता है वो डाइन होता है। बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बल का हम कुछ फार्मूला देखें तो बल का जो फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए होता है, यानी F बराबर m इंटू ए होता है। यहाँ पे F क्या है? तो F जो है फोर्स है, यानी कि बल है। अब m क्या है? m है द्रव्यमान, मास, है ना, द्रव्यमान। और ये क्या है? ए है एक्सेलरेशन, यानी कि आपका यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। आप यहाँ पे देखेंगे F का मतलब क्या है? फोर्स हो गया। m का मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे उसका मास, ठीक है। और a क्या है? एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो F बराबर m इंटू ए आपका ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? बल का। क्लियर है यहाँ तक? आप यहाँ देख सकते हैं कि बल, ये लड़का जो है क्या कर रहा है? खींच रहा है किसी वस्तु को, और ये क्या कर रहा है? किसी वस्तु को धक्का दे रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ा रहा है। तो इस दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में कोई ना कोई ऐसा क्रिया हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जो है, अब F बराबर m ए, जो हम अभी फोर्स का फार्मूला लिखे, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चीज़ में? न्यूटन एवं डाइन में हम लोग चेंज करेंगे। न्यूटन, याद रखिए, बल को हम लोग यहाँ पर CGS मात्रक में कन्वर्ट करेंगे, या कह सकते हैं कि न्यूटन एवं डाइन में क्या संबंध है ये चीज़, क्योंकि दोनों में आपको पता चल गया, दोनों में आपको मालूम है कि
न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, और डाइन क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में संबंध क्या है भाई, दोनों अगर है तो दोनों में संबंध क्या है, तो यहाँ पे पता करते हैं। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला सबको पता है, और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये कहाँ से आया तो बताते हैं। जैसे मास होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ हम अगर 1 न्यूटन ले लेते हैं, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और एम जो है वो मास है, यानी कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से एक्सेलरेशन जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब सबको हम इकाई मान लेते हैं, इकाई न्यूटन, इकाई किलोग्राम, इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अगर हम किलोग्राम को क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है ग्राम, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको छोटा रूप में हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि CGS का मतलब यही होता है सेंटीमीटर ग्राम। ठीक है, तो CGS मात्रक होता है डाइन, तो इसको क्या करेंगे, CGS मात्रक, यानी कि CGS का मतलब यहाँ पे समझेंगे, C का मतलब आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे G का मतलब ग्राम, यानी कि सेंटीमीटर में अगर कोई किलोग्राम में है, मीटर में है, तो उसको आप ग्राम में और सेंटीमीटर में बदलिए, तब CGS मात्रक आ जाएगा। यहाँ पे समझिए। अब इसके बाद जो है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख आ गया, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तब यहाँ जब इतना आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 10 के पावर 5 डाइन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पता चल गया, एक चीज़ आपको मालूम हो गया कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 या 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है ना, यानी कि ये होता है। तो ये याद रखिएगा कि 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है, कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन के बराबर कितना डाइन होता है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक बल का प्रभाव। देखिए बल का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, कहाँ कहाँ बल का प्रभाव होता है, ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बल किसी वस्तु का आकार और आकृति बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। बल किसी वस्तु का आकार और स्थिति बदल सकता है, आकृति कहिए। बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। अगर मान लीजिए कि बल, अगर देखा जाए कोई वस्तु आगे की ओर जो है गतिशील है, चल रहा है, साइकिल का ही उदाहरण लेते हैं। आप अगर साइकिल चला रहे हैं और एकाएक कोई जो है साइड से धक्का दे दिया, तो उसकी स्थिति में आप देखिएगा साइकिल का जो रेशियो था, चल रहे थे, उसका जो अगर देखा जाए तो दिशा क्या हो जाएगा, जब सीधे आप जा रहे हैं तो साइड में हो जाइएगा, यानी कि साइड में चलने लगिएगा, मुड़ जाएगा साइकिल, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो बल क्या कर सकता है, दिशा बदल सकता है। इसके बाद बल किसी वस्तु की गति को बदल सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है। अगर कोई पीछे से धक्का दे दे तो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पीछे से पकड़ ले, खींचे, तो क्या हो जाएगा, उसका गति कम हो जाएगा। तो गति को तेज भी कर सकता है बल, और गति को कम भी कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बल किसी वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था को बदल सकता है। मान लो कोई विरामावस्था में वस्तु है, विरामावस्था का मतलब कि एक जगह स्थिर है, विरामावस्था में, अगर उसको धक्का दे दिया जाए तो आगे की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो गति की अवस्था में है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो रुक जाएगा। तो जो है वस्तु जो विरामावस्था में है उसको गति की अवस्था में ला देंगे, और जो गति की अवस्था में है उसको विरामावस्था में ला देंगे। ये जो है बल कर सकता है। यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे, बल का यहाँ पे प्रभाव हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे बल का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, बलों को मुख्यतः 2 प्रकार के बलों में विभाजित किया जाता है। भाई कौन कौन है देखते हैं। एक है संपर्कित बल, यानी संपर्क बल, जिसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। एक है आपका गैर संपर्क बल, जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। 2 प्रकार के बल होते हैं, संपर्कित बल और गैर संपर्कित बल। देखो संपर्कित बल नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई बल संपर्क के साथ जो है काम होता है, यानी कि बल का कार्य जो है संपर्क के साथ होता है, तो उसको संपर्कित बल कहा जाता है। गैर संपर्कित बल में आप देखेंगे कि जो बिना संपर्क से ही बल जो है कार्य कर रहा है, तो उसको हम गैर संपर्कित बल कहेंगे। बारी बारी से जो है दोनों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे संपर्कित बल। संपर्कित बल में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संपर्कित बल में, देखिए
ये जो लड़का है, ये जो रनिंग कर रहा है, ठीक है, ये भी संपर्क के अनुसार हो रहा है। स्प्रिंग फोर्स देखिए, मास्कुलर फोर्स, ये जो उठा रहा है, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये संपर्क के अनुसार ये बल कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग चलेंगे, देखिए जब बल लगाने के लिए वस्तु के साथ संपर्क बनाना पड़ता है या होता है, देखिए बनाना जरूरी होता है, तो लगाए गए बल को क्या कहते हैं, संपर्कित बल कहते हैं। ये सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि संपर्कित बल क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर संपर्क बल के प्रकार जो है कौन कौन है, कौन कौन ऐसा बल है जो संपर्कित है। यहाँ पे हम देखेंगे पेशीय बल, ठीक है, ये क्या है, पेशीय बल है, और ये है घर्षण बल। क्या, घर्षण बल। तो दो प्रकार के यहाँ पे बल आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल, ये जो मास्कुलर फोर्स है, ये पेशीय बल कहेंगे इसको, ठीक है, मास्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। और ये जो है घर्षण बल है, ये क्या है, घर्षण बल, जो क्या कर रहा है, ये जो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो पैर से ये क्या कर रहा है, पैर से जो है इसको आगे बढ़ा रहा है, यानी कि रोड पर जो है ये पैर को घिस रहा है, घर्षण करवा रहा है, तब जाके इसका जो भी बाइक है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो उठा रहा है मास्कुलर फोर्स लगा रहा है, यानी कि पेशीय बल, हाथ से जो है उठा करके ऊपर कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे पेशीय बल। तो पेशीय बल और घर्षण बल ये जो संपर्क के अनुसार होता है, यानी कि जब तक इसको आप पकड़िएगा नहीं, छुइएगा नहीं, तब तक ये बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो है गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बल क्या होता है, तो भाई ऐसा बल होता है जिसको किसी वस्तु को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जब बल लगाने के लिए वस्तु के साथ संपर्क करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, तो लगाए गए बल को हम लोग असंपर्कित बल या असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है, या गैर संपर्कित बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसमें जो है, इसमें इसका जो प्रकार है बच्चे लोग तीन प्रकार का। देखिए चुंबकीय बल हो गया, एक आपका स्थिर वैद्युत बल हो गया, और एक आपका गुरुत्व बल हो गया। तीन प्रकार के गैर संपर्कित बल होते हैं। देखिए चुंबकीय बल, चुंबक के जानते हो ना कि चुंबक दूर से ही क्या करता है, लोहे को आकर्षित कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चुंबक है और ये पिन है, लोहे का पिन है, इसको क्या कर रहा है, दूर से ही आकर्षित कर ले रहा है। ये जो आप कोम्ब देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत बल जो है आप देख रहे हैं, कोम्ब का मतलब कि कंघी। जब आप कंघी करते हो तो कंघी करने के बाद आप जब उस कंघी को किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हो तो कंघी क्या करता है, उसको खींच लेता है, कागज़ के टुकड़े को खींच लेता है बिना संपर्क किए हुए, दूर से ही देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसमें बीच में जो है कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन वो जो गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वो क्या करता है, खींच लेता है वस्तु को अपनी ओर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के बल हैं जो कि गैर संपर्कित बल हैं, जिसको हम लोग असंपर्क बल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद संतुलन के आधार पर बल, संतुलन के आधार पर बल जो होता है, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। दो प्रकार के बल होते हैं संतुलन के आधार पर। तो भाई संतुलित बल किसे कहते हैं, तो देखिए जिसको वैलेंस फोर्स कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारा आप बल लगा रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है, अब चारों तरफ से बल लगा रहे हैं लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा है, मतलब उसका परिणाम शून्य निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। जैसे कि ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है क्या करता है, आप देखिए ये वस्तु है और वस्तु को क्या करना है, इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन इन लोग क्या कर रहा है, इधर से एक व्यक्ति लगा हुआ है और एक व्यक्ति इधर से लगा हुआ है, और दोनों लगभग सेम, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का यहाँ पे जो है ये बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का, और ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है दोनों तरफ से। अब बताइए कि ये वस्तु कहीं भी इधर उधर होगा, कोई परिणाम इसका निकलेगा नहीं। मतलब कि अगर हमको इधर लेके जाना है तो ये क्या कर रहा है, 5 न्यूटन बल सीधे की ओर जो है बल लगा रहा है, लेकिन ये इधर लेके जाना है, लेकिन इधर जो है ये बल लगा रहा है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि माइनस में बल लगा रहा है। किसमें, माइनस में बल लगा रहा है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा कि नहीं, मतलब कोई कार्य हुआ ही नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा, शून्य होगा।
बल तो लग रहा है लेकिन कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि शून्य हो गया। परिणाम क्या हो गया? शून्य हो गया। और जब परिणाम शून्य आता है कोई भी बल लगाने के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अब इसके बाद जो है असंतुलित बल में देखिए, अब जो है बंदा इन लोग जो है ठीक काम कर रहा है ना, ठीक काम कर रहा है कि नहीं? देखिए जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, मतलब शून्य से मतलब चेंज हो सकता है, शून्य ना हो, तो बलों को असंतुलित बल कहेंगे। अब इस वस्तु को जो है इधर की ओर लेके जाना है इसको, और ये दोनों मिल करके जो है अपना बल लगा रहे हैं, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं संपर्क के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु आगे की ओर घसकेगा, आगे की ओर आएगा ना, तब आगे की ओर आएगा तो कोई ना कोई कार्य हुआ कि नहीं? तो जीरो तो शून्य तो नहीं हुआ, तो कार्य जो हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो बल होता है उसको असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जिसका परिणाम शून्य ना निकले, कोई ना कोई कार्य हो, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों मिल के अगर देखा जाए तो दोनों मिल करके 5 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन, ये दोनों बल लगा दिए, तो दोनों लगाए तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का बल लगा कि नहीं? तो शून्य नहीं आया, परिणाम नहीं आया, दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे असंतुलित बल हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं प्रणोद तथा दाब। ठीक है, प्रणोद तथा दाब। तो प्रणोद क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन है प्रणोद का, देखिए किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु की सतह है, मान लो वस्तु पर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग एक ही साइड में बल लगा रहे हैं, चारों तरफ से नहीं, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी कि लंबवत बल लगा रहे हैं, तो उसको हम प्रणोद कहते हैं। अगर मान लिया जाए, यहाँ पे हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं आप लोगों को, देखिए मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है और इस पर हमको क्या करना है? इस पर हमको एक कील जो है क्या करना है? कील को ठोकना है। ठीक है, कील को ठोकना है, तो हम एक सीधे में अगर इस हथौड़ी पे, ठीक है ना, ठीक है, इस हथौड़ी से एक सीधे पर जब हम बल लगाएंगे, मतलब इस कील को ठोकने के लिए कील पर जो है क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, ठोकेंगे इसको, तो एक सीधे में क्या हो जाएगा? अगर सीधे में नहीं मारेंगे तो इधर उधर मुड़ जाएगा, अब सीधे में मारेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दीवार में घुस जाएगा, यानी कि प्रकार से जो है ये कील ठुक जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार का जो बल लग रहा है वो लंबवत लग रहा है, एक सीधे में लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसका जो मात्रक होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और ये सदिश राशि है बच्चे लोग, क्योंकि इसका दिशा है तभी तो ये सदिश है ना, एक ही दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, अब ये तो प्रणोद हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, क्या चीज़? दाब। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ये चारों तरफ से जो है लगा सकते हैं, एक ही दिशा में नहीं, चारों तरफ से इसमें लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि किसी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मतलब कि कोई क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल पर जो है हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, अभी एग्जाम्पल में हम बताएंगे। दाब का जो मात्रक होता है, दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बताते थोड़ा, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, क्योंकि दाब जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पे थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता दें, ठीक है, देखिएगा। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न कर सकता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न कर सकता है। इसका कहने का मतलब क्या चीज़ है कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। जैसे कि आपको हम बता दें एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कील को दीवार में ठोकना है हमको, ठीक है, तो कील का जो जिधर की तरफ अगर हम ठोकेंगे, अगर देखा जाए तो कील के साइड नुकीला रहता है कि नहीं? नुकीले के साइड को दीवार की तरफ रख करके उसको क्या करते हैं? उसको जो है ठोकते हैं। क्यों? उल्टा करके क्यों नहीं ठोकते हैं? क्योंकि कील का जो नुकीला भाग है उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो उस पर दबाव ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो दीवार में ठुक जाएगा। ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे थोड़ा चलिएगा, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है, तो दाब बराबर यहाँ क्या हो सकता है? प्रणोद बटा क्षेत्रफल कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग P बराबर F बाई
ए कह सकते हैं। P बराबर F बाई ए। P यानी कि प्रेशर, F यानी कि बल यानी फोर्स, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, ये हो गया। इसका एसआई मात्रक जो होता है, दाब का एसआई मात्रक, ये याद रखने वाला चीज़ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखने वाला चीज़ है, याद रखते चलिए, क्योंकि आप जब ध्यान से देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेंगे, आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के समान में दाब का मात्रक पास्कल भी रखा गया है। यानी कि एसआई मात्रक तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता ही है, लेकिन दाब का जो है पास्कल को सम्मान देने के लिए, पास्कल साहब ने जो है दाब के बारे में बताए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए उसका जो मात्रक को पास्कल भी कहा जाता है, रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम चलें, दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग। देखिए, दाब का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, दाब का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दाब का अनुप्रयोग, तो जैसे कि ये आप बैग देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, सूटकेस या बैग है कि नहीं, ये बैग आप देख रहे हैं। ठीक, ये बैग का जो हत्था है, जो पकड़ने वाला है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, यानी चौड़ा रखा जाता है। चौड़ा रखा जाता है क्यों, आपको बताना है। चौड़ा इसलिए रखा जाता है कि चौड़ा जब क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, मतलब कि वो पकड़ने में आसानी होगा और खींचने में आसानी होगा। अगर यही वो पतला रहता तो खींचना आसान नहीं होता, हाथ में जो है क्या हो जाता, हाथ में वो मतलब एक प्रकार से दबाव ज़्यादा होने की वजह से हाथ को प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, जब घर बनाते हैं ना, जब घर बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं, लिखते चलिएगा। बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। ठीक है, हाथों पर कम दाब लगेगा, जो पकड़ना आसान होगा, ठीक है, ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगा। अगर पतला रहेगा तो ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा। अब इसके बाद भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है, जिसके कारण, ठीक ना, धरातल पर कम दाब लगता है। जैसे भवन बनाते हैं तो जो नींव बनाते हैं ना, देखिए भवन है, भवन का नींव है, ये सब इस प्रकार से जो है नींव बनाते हैं। जो पिलर होता है ना, पिलर के अंदर जो ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, उसको, उसका पिलर जो है कुछ इस तरह से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये नीचे चौड़ा क्यों होता है, चौड़ा होने का रीज़न यही है कि जब हो सकता है कि जब बिल्डिंग कितना भी ऊपर बन जाएगा तो ऊपर से बहुत ज़्यादा जब भार पड़ेगा, यानी एक प्रकार से ज़्यादा द्रव्यमान हो जाएगा, तो उस स्थिति में दबाव जो है ज़्यादा होगा। अगर ये पतला रहेगा यहाँ पर, तो पतला रहेगा तो क्या हो जाए, ज़मीन के अंदर और चला जाएगा, ठीक है, जिससे कि भवन जो है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो नीचे चौड़ा इसलिए बनाया जाता है कि वो ज़्यादा नीचे जाए ना, धंसे ना, ठीक ना। तो इसके लिए नीचे चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दबाव कम लगेगा। क्लियर है यहाँ ये चीज़। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कुछ बातें और भी है। देखिए, रेलवे की पटरियाँ सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रदत्त दाब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब घट जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, ये ट्रेन का पटरी आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेन का पटरी है ये वाला। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रेल का पटरी, रेल के पटरी पर जब रेल गुजरेगा और ये नीचे वाला भाग नहीं रहेगा तो रेल का पटरी ज़मीन में घुस जाएगा, समझ गए, तो ज़मीन में घुस जाएगा। तो ये क्या होता है कि साइड साइड में जो है ये किसका होता है, लकड़ी का होता है या सीमेंट का बना हुआ जो है नीचे जो है कसा हुआ प्लेट रहता है, जिसके वजह से होता क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए जो है दबाव इस पर कम लगता है। तो क्लियर है यहाँ पर ये चीज़। अगर मान लो कि नीचे वाला नहीं रहता तो रेल का पटरी ज़मीन में घुस जाता है, ठीक ना, तो ये चीज़ है, दबाव कम लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अगला वाला, ये इसका नुकीला जो पिन है या सुई होता है, तो इसका जो भाग होता है, ऊपरी भाग, देखिए क्या है, नुकीला है। यहाँ पे हम देखेंगे सुइयाँ, आलपिन इत्यादि आगे से तीखी बनाई जाती है। कारण क्या है, तो क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कम होगा और दाब बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जहाँ भी इसको हम अगर पिनअप, जहाँ भी पिन करना चाहें, पिनअप करना चाहें, वहाँ पे ये आसानी से हो जाएगा। यहीं पे नुकीला भाग नहीं रहता, मान लो यहीं पे नुकीला भाग नहीं रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता, नुकीला भाग नहीं रहता तो। अब इसके बाद जो है जो टॉपिक आने वाला है, आप देखेंगे तरलों में दाब। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज़, है ना जी, तरलों में दाब यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स,
तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ। यहाँ पे देखिएगा कि द्रवों तथा गैस का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। गैस तथा द्रव, ठीक है, का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। ठोस अपने भार के कारण, कोई भी ठोस है अपने भार के कारण जो है दबाव लगाता है। अगर भार कम होगा तो दबाव कम लगेगा, ठीक है, और भार ज़्यादा होगा तो दबाव ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसका, यहाँ भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्या है? कंटेनर है और इसमें जो है क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है ना, जल भरा हुआ है। अब उसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें 3 नल लगाए हुए हैं, एक प्रकार से 3 को छेद कर दिया गया है, ठीक है, 3 को क्या कर दिया गया? छेद। अब पानी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि तेज बहाव कहाँ है? अगर देखा जाए तीनों में 1 2 3 है ना, तो तीनों छेद के पास आप देखेंगे किसका ज़्यादा तेज प्रवाह है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये जब सबसे ज़्यादा तेज गति से जो है प्रवाहित होगा, उसके बाद फिर ऊपर वाला, उसके बाद फिर सबसे ऊपर वाला। यानी कि इस बात से पता चलता है कि पानी का जो दबाव है सतह पर नीचे ज़्यादा होता है। सतह पर क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा भारी होगा और ज़्यादा भार हो, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा तो दबाव ज़्यादा लगेगा। तो नीचे जो है सतह पर जल का क्या है? दबाव ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर में बाहर जल निकल रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला में कम दबाव लग रहा है तो कम प्रेशर में निकल रहा है। सबसे ऊपर वाला में सबसे कम दबाव लग रहा है, इसलिए कम जो है प्रेशर में निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल तरलों में दाब को आपको सिद्ध करता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव के दाब का सूत्र। द्रव के दाब का सूत्र थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ऊंचाई होगा, अगर मान लीजिए आप देखें यहाँ पर कि किसी पात्र में रखा द्रव का दाब निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन सा सूत्र है? देखिए, P बराबर HDG। HDG, ये HDG क्या चीज़ है? तो जहाँ P बराबर क्या है? दाब है, H बराबर द्रव की गहराई या ऊंचाई है, ठीक है, और द्रव का घनत्व होता है, D बराबर डेंसिटी, और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें सूत्र कैसे बना है। जैसे कि मान लीजिए ये जो गहराई है किसका? जल का, है ना, जल का क्या है? गहराई है, जिसको यहाँ पे H मान लिया गया है, हाइट मान लिया गया है H, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊंचाई होगा तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा इस पर, तो ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। अब ये द्रव का घनत्व, द्रव कित का घनत्व कैसा है? क्योंकि घनत्व पर भी निर्भर करता है दबाव। घनत्व का मतलब कि अगर ज़्यादा गढ़ा है, कोई तरल होता है पूरी तरह से जिसका बहाव ज़्यादा होता है, और जो एक जैसे तेल और जल में क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं। तेल और जल में बहाव तेल का कम होता है क्योंकि घनत्व उसका ज़्यादा होता है, और जल का बहाव जो है तेज़ गति से होता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। तो तेल और जल का जो घन होगा, दाब होगा, वो अलग होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि आपको पता है कि भार है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? इसको खींचेगा ही, ठीक ना, नीचे की ओर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है द्रव्य के दाब का सूत्र। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। जितना ज़्यादा गहराई, पानी का मात्रा जितना ज़्यादा होगा, जितना गहराई होगा, वो सतह पर, नीचे सतह पर उतना ही ज़्यादा दबाव डालेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये वायुमंडलीय दाब होता है तो सीधी सी बात है कि आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं, और सभी गैस जो है क्या करती है? दबाव डालती है, और सभी मिल करके दबाव डालेगी। सभी गैसें वायुमंडल में जो उपस्थित होती है, सभी गैसें अगर दबाव डालेगी तो उसको बोला जाएगा वायुमंडलीय दाब बोला जाएगा, ठीक है। जैसे देख लो कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का सघन आवरण जो होता है, परत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं।
वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब, देखो वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। क्लियर है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम और ऊपर जाने पर घटता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर नीचे, और ऐसे भी आपको पता है कि सतह पर जो है वो क्या होता है, दाब अधिक ही होता है। तो पृथ्वी की सतह पर दाब अधिक होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, है ना, वैसे वैसे दाब घटता चला जाता है। इसके बाद देखेंगे वायु में आर्द्रता की वृद्धि के कारण, वायु में जब आर्द्रता बढ़ जाता है तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वायु में नमी हो जाना, है ना, वायु नम हो जाना। तो वायु में नमी बढ़ेगा तो दाब भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पे चलेंगे 1 ATM, इसको एटमॉस्फेयर यहाँ पे समझिएगा। एटमॉस्फेयर का मतलब ही जो है वायुमंडल होता है, ठीक ना। तो 1 ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर जो है मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 1 ATM है ना बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। 1 ATM बराबर, वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, बैरोमीटर द्वारा किया जाता है इसका मापन। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैरोमीटर से मापते हैं किसको, वायुमंडलीय दाब को। और वायु दाब मापी द्वारा, मतलब वायु दाब मापी भी कहा जाता है उसको। क्लियर है। अब इसके बाद MCQs आते हैं। अब MCQs जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है फटाफट, ठीक है ना बच्चे लोग। तो स्टूडेंट्स, सारे टॉपिक बल एवं दाब का समाप्त हो चुका है। अब आता है MCQs। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे आपने कितने अच्छे से वीडियो को वॉच किया है ये यहीं पे पता चलेगा कि आपका जो है जवाब सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका जवाब जो है एकदम जो है अपने पास रखिए। ठीक है, कि कैसे जो है इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, पढ़ते जाते हैं, आप लोग जवाब देते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन करने वाला जो बाह्य कारक होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि वस्तु की स्थिति या अवस्था में जो परिवर्तन कर देता है उसको बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये तो सीधा सा प्रश्न है। दूसरा जो है, बल ऐसा बाह्य कारक है जो क्या करता है, ऑप्शन है, वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है, वस्तु की आकृति को परिवर्तित करता है, या वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है, आकृति को नहीं करता है। लेकिन जो है डी ऑप्शन है कि A और B दोनों करता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि वस्तु की आकृति को भी परिवर्तित करता है बल, और वस्तु की स्थिति को भी परिवर्तित करता है। तो क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो है चलेंगे बल का CGS मात्रक। अगर हम यहाँ पे देखें बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है। जब देखिए वस्तुओं के संपर्क में आने से जो उत्पन्न बल होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, संपर्क बल, असंपर्क बल, दुर्बल बल और प्रबल बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपर्क बल। संपर्क के बाद आता है, यानी कि संपर्क वाला बल है। ठीक है, इसके बाद जो है यदि किसी पर कोई बल न लगे तो क्या होगा, आकार विकृत हो जाएगा, तेजी से मुड़ेगा, वस्तु विरामावस्था में ही होगी, या गति करना बंद कर देगा। तो भाई कोई बल ही नहीं लग रहा है तो बताओ वस्तु विरामावस्था में ही रह जाएगा, कुछ होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका C ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग कितना द्रव्यमान को रखते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन का जब बल लगता है तो हम लोग 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। इसका C ऑप्शन सही। 7 क्वेश्चन है बल का मात्रक। तो बच्चे लोग बल का मात्रक आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे जो है वीडियो को वॉच कर रहे थे अच्छे से। ठीक है, तो बल का मात्रक आपको बताना है। इसके बाद जो है एक पिंड स्थिर है तो पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल 0 है, या पिंड निर्वात में स्थित है, या पिंड पर लगे बल इसके संपर्क में नहीं है।
ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन जो है आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। एक पिंड स्थिर है, तो स्थिर है मतलब कि पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। स्थिर कब रहेगा, जब कोई बल नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है सही। पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ना होकर के क्या होगा, बी होगा, क्योंकि परिणामी बल जब शून्य होगा तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है ना, को किसमें मतलब कि घर्षण बल जो है अधिकतम होगा, तो इसका जो है समांत घर्षण होता है। समांत घर्षण जो होता है वो गैसों के बीच होता है, याद रखिए, दो गैसों के बीच जो घर्षण होता है वो उसको हम समांत घर्षण बल कहते हैं, तो इसमें सबसे अधिकतम घर्षण होता है। ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद जो है गतिक घर्षण बल होता है वस्तुओं की, गतिक घर्षण बल होता है वस्तुओं की गति के दौरान। यहाँ पे चारों ऑप्शन देते हैं और चारों ऑप्शन में बताना है। गति के दौरान बलों के बीच लगने वाला घर्षण बल, विरामावस्था के दौरान तत्वों के बीच लगने वाला, गति की दिशा में कार्य करने वाला बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गतिक घर्षण बल सोचिए। ठीक है, तो गति के दौरान बलों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको गतिक घर्षण बल कहते हैं, तो ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या है, अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसका सही जवाब ये होगा कि कम होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, देखिएगा यहाँ पे। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम जो होता है वो क्या करता है, ये घर्षण को बढ़ा देता है, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है, या मात्र सुविधा के लिए है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। ठीक ना। अब इसके बाद हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण है, जैसे कीचड़ है उसमें हम पैर रखे फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक वेग, घर्षण में कमी या घर्षण की अधिकता, तो घर्षण में कमी हो जाती है, घर्षण में क्या होती है, कमी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर, धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, मतलब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और नीचे आ जाता है, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, देखिए, कील एक सिरे पर नुकीला तथा दूसरे सिरे पर चौड़ा बनाया जाता है, इसका क्या कारण है, पकड़ने में सुविधा रहे, गुरुत्वीय केंद्र सिरे के पास हो, या संतुलन बना रहे, गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन सही है इसका, कि भाई नुकीला रहेगा तभी ना गड़ेगा, दाब ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है, तो क्षेत्रफल जिधर कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो यानी गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे, इसलिए। अगला जो सवाल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, दाब। अब दाब का मात्रा क्या होता है ये भी आपको बता देना है, दाब का मात्रा क्या करता जो है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, हम नहीं देने वाले हैं आंसर, तो आप दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है, द्रव की गहराई बढ़ता है तो द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ जाएगा भाई, द्रव का दाब भी बढ़ेगा, इस तो बिना ऑप्शन के बनेगा, बढ़ता है, क्लियर है। इसके बाद जो है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, कब, बोतल में ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य सतह पर, पहले ऊपर फिर मध्य में, या बोतल के पेंदी पर, तो बोतल के पेंदी पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि नीचे सतह पर ही ज़्यादा जो है दाब लगेगा, क्लियर है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न 20 में कहता है कि किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है, बांध है उसका तली क्या होता है, मोटा बनाया जाता है, क्यों भाई, क्यों मोटा बनाया जाता है, थोड़ा सा हमको बता दिया जाए। ठीक है, क्यों बनाया जाता है, देखिए क्यों बनाया जाता है, देखिए, तो जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है, यह रिवाज है, या बांध अच्छा दिखाई देता है कि जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, तो भाई तली पर ज़्यादा
ठीक है, तली पर क्या करता है, ज़्यादा दाब लगाता है, इसीलिए जो है बांध की तली मोटी बनाई। कैसे बनाया जाता है, देखो ऐसे बनाया जाता है। ये बांध हो गया, ठीक है ना, ऐसे बनाया जाएगा बांध। और इधर जो है जल होगा, इधर क्या होगा, जल भरा हुआ रहेगा। तो तली है, और तली है तो इसका जो है चौड़ाई है ना ज़्यादा, और चौड़ाई ज़्यादा है क्यों, क्योंकि दाब नीचे ही लगता है। अगर पतला रहता नीचे तो क्या हो जाता, बहा के ले जाएगा, ठीक ना, तो टूट जाएगा बांध। अब कहा जा रहा है कि 120 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर दाब आरोपित होगा। भाई 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है और 30 न्यूटन का बल लगाते हैं तो दाब कितना होगा। तो दाब के फार्मूले से आपको बना करके और आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन होगा। ठीक है, इसमें से आंसर कौन होगा आपको बताना है। 21 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाना है। ओके, इसके बाद जल, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे कि जल, पारा, स्प्रिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं। किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब लगेगा। भाई जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो भाई देखिए जल, पारा और स्प्रिट, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व पारा का होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पारा का होता है बच्चे, तो आप बताइए कि पारा में ही जो है, पारा जो है सतह पर ज़्यादा दबाव डालेगा, तो पारा वाला आंसर सही है। अब इसके बाद जो है समान क्षेत्रफल के पृष्ठ पर, मान लीजिए समान क्षेत्रफल के पृष्ठ पर F और 4F बल आरोपित किए जाते हैं। ठीक है, तो उन पर लगे दाबों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, F का मतलब 1 हो गया, 1F, और यहाँ पे दे देंगे 4F। ठीक है, 1F 4F, तो अगर हम F को हटा दें तो क्या बच जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है C, है ना, 1:4 हो गया। क्लियर है ना, तो ये चीज़ आंसर इसका सही है। अब देखिए इसके बाद वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है वोल्टमीटर से, बैरोमीटर से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, या थर्मामीटर से। तो ये भी आसान सवाल है। तो इसका जो है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा। वायु की आर्द्रता जब बढ़ेगी, नमी जब ज़्यादा होगा, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। तो ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर दिया गया है। पूरे चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, सारा प्रश्न जो है इसी प्रकार के आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जेक्टिव को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों ने जो है अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप क्या करिए कि वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना, लाइक ज़रूर कीजिए, और नए अगर चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरा जो है NMMS का तैयारी इस चैनल पे हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।